नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम जो हमारे थे APJ अब्दुल कलाम, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति के रूप में जो उन्होंने इस देश को जो कुछ दिया है, जो उनका योगदान है, वो तो अपने स्थान पर है, लेकिन ज़्यादा उनको याद किया जाता है कि मिसाइल मैन। जितनी हमारी मिसाइलें हैं हमारे वो जिस पर कि भारत को नाज ही नहीं बल्कि विश्व को लोग लोहा मानते हैं, ये अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग और एक और मिसाइल का नाम हम भूल हैं, यानी 5 मिसाइलें हैं। मैंने अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, एक और है वो नाम भूल रहा है, 5 है इसमें। तो इन मिसाइलों के जन्मदाता और इसको आगे बढ़ाने वाले हमारे परम आदरणीय वैज्ञानिक, हम तो वैज्ञानिक कहेंगे, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुद्दीन अबुल कलाम, यही नाम है। फ़कीर को तमिल भाषा में चूँकि फ नहीं बोल पाते हैं तो प बोलते हैं, तो फ़कीर बोलते हैं, लेकिन फ़कीर ही अब अब्दुल फ़कीर जैनुद्दीन अबुल कलाम। तो उनके और वो अपने कार्यों से ही महान नहीं थे, विचारों से भी महान थे और अपने माने व्यक्तिगत सार्वजनिक जीवन में भी वो महान थे। देखिए, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से APJ अब्दुल कलाम के अलावा और लोग भी आए हैं। जाकिर हुसैन भी आए हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद आए हैं और लोग भी आए हैं। लेकिन लेकिन जो होता क्या है कि ये यानी थोड़ी कमजोरी रहती है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है या राष्ट्रपति बनता है तो ये धार्मिक जो गुरु लोग जो है तुरंत उनको लपेटने की कोशिश करते हैं और वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों में बुलाने की कोशिश करते हैं और अक्सर ये देखने को मिलता है। हालांकि राष्ट्र के हित में ये ठीक नहीं है। तो अब विषय भटकने न पाए, नहीं तो ये मोदी जी तो प्रधानमंत्री की क्षमता में वो माने घुस जाते हैं। योगी महोदय का तो कुछ कहना ही क्या। तो जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद को जो है ये धार्मिक गुरु जो लोग लपेट दिया करते थे कि वो सामूहिक नमाज हुआ या जुम्मा वाली नमाज जो भी है क्या है और टोपी सोपी जो है। तो लेकिन हमारे जो APJ अब्दुल कलाम साहब थे,
इन सब विसंगतियों से हमेशा दूर रहे और एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक सच्चे भारतीय की तरह, एक सच्चे भारतीय वैज्ञानिक की तरह उन्होंने राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया और बहुत सख्त फैसले भी लिए। शायद देश को जानना चाहिए कि सख्त फैसला उनका ये था और देश जानना चाहिए कि एनडीए की सरकार वाजपेयी वाली सरकार थी। और अब थोड़ा सा ये प्रकरण ये बताना आवश्यक है। उसी से पता चलेगा कि ये एनडीए वाले, बीजेपी वाले भी कितने बौद्धिक रूप से बेईमान हैं, उसका भी नमूना आपको मिल जाएगा। तो वाजपेयी के ज़माने में किसी ने जनहित याचिका लगाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि साहब जो ये जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, इनका कोई बैकग्राउंड का रिकॉर्ड जो है जनता को मालूम नहीं होता है, इसलिए जनता को फैसला करने में दिक्कत होती है। तो ये अपने आपराधिक जो मामलों का जिक्र इनके खिलाफ कितने मुकदमे रहे हैं, वो मुकदमे कहाँ चल रहे हैं, और मैंने उसकी जानकारी नहीं हो पाती है, जनता नहीं जान पाती, इसलिए जनता को फैसले करने में दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत मान गई कि हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा जाए। उसने भारत निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि भाई इसके विषय में कदम उठाओ। ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारत निर्वाचन आयोग हुआ तो जानते हैं कि इन सबों का क्या हालत है, और ये एनपीसी इन सबों का कैसा दुरुपयोग करती रही है। तो कहने को एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, लेकिन दुरुपयोग करते करते तो जो है उसके हालत ये होती कि जब तक मैंने वो पॉलिटिकल पार्टी का उसमें मैंने उसकी कंसेंट ना हो, उसकी सहमति ना हो, तो ये आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ये जो है ये भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको लेकर बैठा रहा। फिर चुनाव आने लगे तो याचिकाकर्ता फिर जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। कैसा अभी तो चुनाव आ रहे हैं और इसमें ये लागू किया जाए? हाँ बिल्कुल। तो फिर वो नोटिस दिया भारत निर्वाचन आयोग को। तो भारत निर्वाचन आयोग से एफिडेविट लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो वो तब जाकर के खुला कि हम अकेले तो नहीं हैं और हम सरकार से अनुमति लेते हैं और अनुमति जो है हमको नहीं मिली है। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस दिया। तब सरकार भी खुली। तो सरकार कही कि जो है हम इसके विषय में एक कानून लाने वाले हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ना कानून अब जब लाइएगा तब लाइएगा, इसको जो है लागू करिए। तो अब देखिए, अब इसमें ये वाला में सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई। तो इन सबों ने कहा कि यदि इस तरह से हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा, यानी हमारा जो असली भंडा है वो हालांकि बाद में वो पूरी कामयाबी। सवाल इस बात का है कि ऐसे जो प्रयास जो होते हैं वो अपने अंजाम को नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनकी जकड़ पकड़ बहुत ज्यादा है, समझ जाइए। तो जब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दबाव बना तो आनन फानन में इन सबों ने एक अध्यादेश बनाया। एनडीए सरकार के लोगों ने। उस अध्यादेश में यह था कि जो उम्मीदवार हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है आपराधिक या इस किस्म की, वह जो है जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो अपने जो है जो
विधानसभाएं हैं या लोकसभा है उसके उनके अध्यक्षों को दे देंगे। अब जरा देखिए कितना धोखे वाला कि वो चुनाव खत्म होने के बाद विभिन्न जो है विभिन्न विधायिकाओं के माने असेंबली हो चाहे लोकसभा हो उनके अध्यक्षों को देना है। तो जब भाई जब एक फाल्टी या दोषपूर्ण व्यवस्था के आधार पर चुन ही लिए गए तो फिर जो है लोकसभा अध्यक्ष हुआ चाहे विधानसभा अध्यक्ष है उसको देने का क्या मतलब है? कितना धोखेपूर्ण था। और इस तरह का वो एक अध्यादेश बना। देखिए ये सब चीजें कोई पार्टी कहती नहीं है, लेकिन भारतीय जनता दल को जो एक बुराई नजर आती है ये पूरे देश को बताना जो है बहुत जरूरी है। तो फिर क्या हुआ कि यह अध्यादेश जो है और उस समय हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम वो रूस में गए हुए थे, तो रूस में फटाफट जो है फैक्स करके उनको दिया गया और उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत उसको लौटा दिया। और चूंकि राष्ट्रपति को पावर होती है सिर्फ एक बार भी उसको रिकंसीडर करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए सरकार को वो लौटा सकता है। तो उन्होंने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जो है वो सरकार को, ये एनडीए सरकार मतलब वाजपेयी की सरकार को वापस किया। और चूंकि इनको इतनी बड़ी जल्दी थी जो और उधर से सर्वोच्च न्यायालय का भी यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी बहुत बड़ा दबाव था, चुनाव सामने थे। तो जब जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो वो रिकंसीडर करने के लिए जो वापस किया गया, तो और इनको बहुत जल्दी थे, 24 घंटे के अंदर फिर वही जो राष्ट्रपति को भेजा गया। अतः वो संवैधानिक रूप से मजबूर हो गया उस पर दस्तखत करने के लिए उस अध्यादेश पर। ठीक है, वो अध्यादेश क्या आधार पर फिर वही कानून बन गया क्या कि आपराधिक वृत्ति का या आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा देना है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद विभिन्न विधायिकाओं के अध्यक्षों को यानी विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष, इस तरह के कानून में सभी पार्टियां एक साथ होगी। देखिए ये पार्टियां कहती है ना, सभी पार्टियां एक साथ हुई, फटाफट वो कानून बन गया, वो माने लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया और जो है और खैर राष्ट्रपति तो माने मजबूर होते हैं दस्तखत करने के लिए संवैधानिक रूप से। तो फिर जब कानून बन गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि ये खुराफात जो सरकार ने की है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और एक रोचक बात तब हुई थी कि उस मुकदमे के प्रकरण में भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि साहब एक संसद ने एक वो पारित किया है कि जब तक संसद से ये कानून इसी विषय में पारित न हो जाए तब तक वो सर्वोच्च न्यायालय का या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश न माने। इस तरह का एक कोई प्रस्ताव या जो भी है प्रस्ताव या आदेश जो भी है ये पारित हुआ था संसद से। तो तब बोला तब वो भारत निर्वाचन आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बात अपनी मजबूरी रख दिया कि साहब इस तरह से पास हुआ है भारत के संसद के द्वारा, तो इसलिए हम मजबूर हैं कि आपके आदेश को तुरंत हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने बताया कि सारे राजनीतिक दल क्योंकि उनकी कलई खुलने वाली थी, तो जो है
एक हो गए और तुरंत जो है इस तरह का कानून बना। कानून तो के विषय में अभी बताया गया है कि वो कानून ऐसा था कि इनको अब अपनी आपराधिक वृत्ति और अपराध की पृष्ठभूमि का वर्णन देना है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद। तो कानून बना, लोकसभा से भी पारित हुआ, राज्यसभा से भी पारित हुआ और राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो गए। वही कानून फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है उसको चुनौती दे दी गई। देखिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, मैंने और भी कुछ बुराइयों से ग्रसित तो है, लेकिन जब भी अपने फार्म में आता है तो अच्छे अच्छे लोगों को पानी पिला देता है और इसके कई मार्वलस जजमेंट्स भी हैं। तो उनमें से एक जजमेंट ये भी है। इसके बाद वो उस कानून को जो कि लोकसभा से पारित था, राज्यसभा से पारित था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर थे, उस कानून को जिसमें यह था कि एमएलए या एमपी चुने हुए अपने आपराधिक वृत्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को या विधानसभाओं के अध्यक्ष को देना है। उस कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसका स्ट्राइक डाउन कर दिया, खारिज कर दिया और उसमें एक आदेश दिया कि किसको आदेश दिया? भारतीय संसद को। भारतीय संसद ये बताए कि किस संवैधानिक प्रावधान के अंदर वो किसी को ये कह सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानना है। पूछा था उसने, तो सर्वोच्च न्यायालय ने औकात बता दी भारतीय संसद की और इतना सा मुंह रह गया वाजपेयी वो सरकार का। तब से सब वो हाथ जोड़ लिए और तब से नियम बन गया कि भाई जब चुनाव में होगा, जब चुनाव में जाना है तो एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, अपने सारी आपराधिक वृत्तियों का ब्यौरा देना होता है। इसलिए उसका जो फॉर्म है इलेक्शन कमीशन, वो चुनाव लड़ने का थोड़ा सा वो मोटा हो जाता है। तो ये मैंने जब इस तरह की उनकी बुराई को दिखाने वाली बात होती है तो सारी पार्टियां एक हो जाती हैं और उन्हीं में हमारे माननीय जो है भूतपूर्व, उसी में हमारे महामहिम राष्ट्रपति के रूप में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका कि उन्होंने तुरंत इसकी जो शातिर दिमाग और साथ ही इसका जो इरादा था वाजपेयी सरकार का, जो कि मैंने किस उद्देश्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो आदेश दिया था, उस आदेश को ही विफल करने के लिए कि कानून तो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि चुनाव खत्म होने के बाद, बताइए, यानी पूरा उसके पर्पज को पूरी तरह डिफीट करने के लिए। तो खैर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छी तरह से भारतीय संसद को भी औकात दिखा दिया और वाजपेयी सरकार के मुंह पर जो करारा थप्पड़ भी लगाया कि इस तरह की खुराफात मत करो। तो कभी कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने फॉर्म में आती है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसी महान आत्मा एपीजे अब्दुल कलाम को याद करने का दिल किया। तो मैंने बताया कि वो अपने विचारों से भी बहुत महान थे, कार्यों से भी थे और धार्मिक प्रचरणों से हमेशा दूर रहे, सहपाक रहे। राष्ट्रभक्ति का उन्होंने जीवन पर्यंत वो जीवन का निर्वाह किया। कभी कभी एक कट्टरवादी हिंदू सनातन के उनको भी लपेटते हैं, और किस पर लपेटते हैं मैं बता देता हूं। उन्होंने एक बार बोला था कि जो संस्कृत भाषा है तो उनका भी संस्कृत भाषा सम्मान के योग्य तो है, लेकिन प्रयोग के लिए ठीक नहीं है। जैसे आजकल का जमाना है हवाई जहाज का, और कोई कहे नहीं हम जो है वो बैलगाड़ी में चलेंगे। तो उन्होंने ये बोला था। बात सही है, जो पुरानी बातें हैं वो सम्मान के योग्य हैं, लेकिन उनको वर्तमान में लाना उसी तरह से बेवकूफ़ी है जिसको कि हमारे यानी श्रद्धेय, हमारे श्रद्धेय
एपीजे अब्दुल कलाम ने संस्कृत के विषय में बताया था। इसके विषय में ये कट्टरवादी जो है उनको भी लपेटने की, तो इनकी जो इनकी जो बुद्धि तो हम नहीं कहेंगे, बुद्धिमत बड़े होशियार होते हैं, लेकिन जो इनकी जो सोच है घटिया घिनौनी किस्म की, उससे ये एपीजे अब्दुल कलाम को भी नहीं बख्शते हैं, ये इनकी वृत्ति है। खैर, तो उन्हीं महापुरुष एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ विचार आप लोगों के आगे रखना चाहते हैं। तो किसी ने पूछा कि सफलता के क्या राज हैं। हालांकि वो हिंदी प्राइवेट में तो बोलते थे, लेकिन नॉर्मली वो इंग्लिश में ही बोला करते थे। तो किसी ने पूछा कि साहब ये बताइए कि जीवन में सफलता के यानी क्या राज हैं। तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में, मैंने कीप ए हाई एम, मतलब कि एक ऊंचा लक्ष्य रखिए। जब आपको लक्ष्य रखना है तो छोटा मोटा नहीं, ऊंचा लक्ष्य रखिए, कीप ए हाई एम। दूसरा, कॉन्स्टेंटली एक्वायर नॉलेज, अरे हमेशा ज्ञान को उसके संबंध में ज्ञान को प्राप्त करते रहिए, कॉन्स्टेंटली एक्वायर नॉलेज। तीसरा कि हार्ड वर्किंग, कठोर परिश्रम करिए। चौथा है परसिवियर, लगे रहिए, परसिवियर, एंड देन अचीव दी सक्सेस, लगे रहिए तभी आपको सफलता मिलेगी। उन्होंने बोला कि दीज आर दी 4 मंत्रास, यही 4 मंत्र हैं। भारतीय वाम ताकत दल उनसे प्रेरणा लेकर के ये जो कठिन काम है हमारे देश में बिखराव, देश का संविधान भी बन गया, हमारे अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानी भी दे दी, शहादत भी दे दी, और भारतीय वाम ताकत दल आज 2.5-3 साल से लगा हुआ है कि भाई भारतीय एकता लानी है। तब भी ये मानसिक जड़ता चारों ओर व्याप्त है। ये उसी तरह से सारी पार्टियां एक साथ हैं, सारी पार्टियां विघटनकारी ताकतें राजनीतिक दलों के वेश में भारतीय एकता के खिलाफ है। जनता में प्रसार हो रहा है, लेकिन उसकी गति उतनी वो अपेक्षित नहीं है, जितनी गति इसकी होनी चाहिए वो गति नहीं है। हो रहा है लेकिन उतनी अपेक्षित गति नहीं है। और वो क्यों नहीं, क्योंकि हो रहा है कुछ जड़ता और कुछ जो आदतें जो है जेएनपीसी ने 60-70 सालों से जनता में व्यक्तिगत स्वार्थी होने की जो आदत डाली हुई है, और वो व्यक्तिगत स्वार्थ कई रूपों में प्रकट होती है, उसके कारण। और बौद्धिक बेईमानी जो है, यह भी एक हमारे समाज के लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके विषय में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इशारा किया था। तो इसके कारण जो है भारतीय एकता भारतीयता के आधार पर आपसी एकता ही नहीं, आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, सब कुछ भारतीयता के आधार पर, सबको भारतीय समझना और खुद को भी भारतीय समझना, और उसी के आधार पर जो है माहौल बनाना। यह जो है जो भारत की जो एक परमानेंट कमजोरी है, बिखराव है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसके इलाज के लिए ये जो है ये बहुत जरूरी है। और उसी इलाज में, उसी कोशिश में भारतीय वाम ताकत दल लगा हुआ है। तो ये इसका एम अपने आप में बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है, और उसके लिए मैं खुद यानी हम इसका दावा नहीं करते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं। तो हम और हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी जो कुछ भी हो, जो है हमेशा जो है ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। यानी इसके विषय में और भी जानकारियां कि यदि एकता लानी है तो उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, कैसे दूर करना है, इसके विषय में तमाम जानकारियां, तमाम नॉलेज वो एक्वायर जो है हमेशा लगातार कर रहे हैं। परिश्रम तो खैर हम लोगों ने मान ही लिया कि इसमें परिश्रम तो लगना ही लगना है, तो हार्ड वर्किंग भी हो रही है, और परसिवियर माने लगे रहे हैं इसमें, वो भी मैं भी
और हमारे साथ में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी, वो लगे हुए हैं। और सक्सेस तो खैर हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है उस पर निर्भर करता है कि जितना जल्दी इसको समझ जाए, जितना जल्दी वो आत्मसात कर ले और भारतीयता के आधार पर एक होने के लिए आगे आए, तो सक्सेस जो है उसके आधार पर वो निर्भर करता है। तो ये हमारे परम आदरणीय APJ अब्दुल कलाम के ये उपदेश हैं, ये उनके विचार हैं, ये उनके ख्यालात हैं। कभी भी वो इफ्तिखार पार्टी में नहीं गए, बल्कि इफ्तिखार जब भी बात होती थी, बल्कि 1 लाख जो भी उनके पास आर्थिक संसाधन हुआ करता था, वो 1 लाख 2 लाख का चेक दे करके बोलते थे कि जितने भी हमारे गरीब हैं इस मौके पर उनको दे आइए। और ये भी जान लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद फिर उन्होंने जो राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो लिया नहीं, तुरंत उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया और सेना का जो गेस्ट हाउस है उसमें वो रहने लगे। यानी 2-4 दिन के बाद फिर अपना वो चेन्नई के पास जो उनका जो पैतृक घर है वहाँ चले गए। बिल्कुल संत थे महात्मा, हर एक को सीखना चाहिए। हम ये नहीं कर, बाकी और राष्ट्रपतियों के विषय में कहना होना मैंने उतना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक संत की तरह, सच्चे राजभक्त की तरह मिसाल मैन तो थे ही। APJ अब्दुल कलाम का जो योगदान था, जो उनकी प्रतिभा थी, ये पाकिस्तान भी नहीं बोल पाता था। पाकिस्तान बस यही बोलता था, हाँ भाई भारत में एक मुसलमान है, वैसे ऐसे बोलता, भारत में एक मुसलमान है, वो पाकिस्तान के मुसलमानों को मारने के लिए वो मिसाइल बना रहा है। तो खैर उसकी जो बुद्धि है वो तो वही बोलेगा हमेशा, माने एक पांथिक दृष्टि से वो हिंदू मुसलमान हमेशा करता रहता है। तो उनको भी इसी नजरिए से देखा। खैर चलिए, जो उसका दृष्टिकोण है उसके विषय में ज्यादा मैंने क्या कहना, तो ये रहा। अब आ जाइए मुख्य विषय पर, जो भारतीय एकता, ये बहुत ही मार्मिक है। भारतीय एकता जो है, जो इसमें बिखराव की स्थिति है हमारे भारतीय समाज में, उसी के इलाज के लिए माने भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सब कुछ। और इस विषय में यह भी जानना है कि इस भारतीय एकता के दुश्मन बहुत हैं, बहुत दुश्मन हैं, जो कि खुलेआम उनको कहां से समर्थन मिलता है, कहां से उनको पैसा मिलता है, ये भी देखने के बाद अब देखिए, भारतीयता आधारित भाईचारे की बात हमेशा भारतीय जनता दल कर रहा है, लेकिन एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है और उसको गद्दार ही कहा जाएगा। गद्दार इसलिए कहा जाएगा कि भारतीय भाईचारा कितना जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, उसका वो मजाक उड़ाता है। कहता है कि ये भाईचारा वगैरह कुछ नहीं है। क्या कहता है, वो तो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। तो ऐसे गद्दार जो है हमारे देश में निर्बाध रूप से या छुट्टा साड़ की तरह जो है टहलना, या लोग उसकी सभाओं में अटेंड हो, उसकी सभाओं को अटेंड भी कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। दुख का विषय यह है, भारतीय जनता दल ने कहा कि ऐसे तत्वों को नष्ट में नाबूद करने की जरूरत है, उनको डिस्करेज करने की जरूरत है। और उसी तरह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अकेला नहीं है, उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी है, हमेशा यानी कितना बेशर्म बेहया भी है। और अब तो जो सामने आ रहा है, यानी हमारे देश के खिलाफ, देश के साथ गद्दारी, और कुछ नमूने हैं उसके। तालिबान के विषय में पूरी दुनिया जानती है, और उसमें जो सूचनाएं मिली, हमारे तमाम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज ने बिल्कुल एक स्वर से कहा कि हमको तालिबान से क्या मतलब भाई, हम भारत में रहते हैं, हमको भारत की सोचना है, भारत विषय में बात करनी है, हमको तालिबान से क्या मतलब। बहुत बढ़िया। और इसीलिए भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है, और लोगों ने भी कहा है कि भारतीय जनता दल को, इस देश को, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के
कि देशभक्ति राष्ट्रभक्ति पर नाज है, लेकिन इस भावना को कुछ शरारती तत्व जो है, कुछ असामाजिक कट्टरपंथी तत्व जो है, इसको कलंकित करते हैं। लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि वो कलंकित करने वाले असामाजिक कट्टरपंथी और हिंसक और उपद्रवी तत्व जो है, वह जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी, समाजवादियों के और टीएमसी, सबसे अधिक टीएमसी के सदस्य होते हैं। सदस्य नहीं, सॉरी, उनके एजेंट होते हैं। ये जो राजनीतिक तंजीमें हैं, टीएमसी हुआ, समाजवादी पार्टी हुआ, ये और ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी काकस हुआ, ये सब उन ऐसे तत्वों को पालते हैं, उनको पालते पोसते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं जब भी उनके अनुसार जो है वो हिंसा फैलानी हो, नफरत फैलानी हो, उपद्रव करना हो, आगजनी करना हो, और चुनाव के वक्त भी उनका इस्तेमाल करते हैं। यह भी सबको समझने की आवश्यकता है। ये खासकर उनको भी समझने की आवश्यकता है कि कोई भी घटना को जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, ये यानी करतूत रहेगी, जो करतूत रहेगी, वो वही मैंने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज वाले तबके के वो जो हिस्सा है कुछ कट्टरवादियों का और उपद्रवी हिंसक तत्वों का, जो कि इस तरह के समाज माने जीएनपीसी, समाजवादी, टीएमसी इत्यादि के एजेंट होते हैं। करतूत रहेगी उनकी। ये जो है जो कट्टरवादी तत्व इधर के हैं, वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, वो जानते हैं कि करतूत इनकी है, लेकिन पूरे समाज को, पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को लपेटते हैं और क्या क्या वो नफरत उसके आधार पर फैलाते हैं। और फिर आपस में जो है, यानी वो उधर भी बैठे हुए सब वही इस टाइप से। और इसमें खास करके ये जो धर्मगुरु अपने को कहते हैं, चाहे वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हों और चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो धर्मगुरु, सभी नहीं, वो कुछ ऐसे चुनिंदा धर्मगुरु जो है इस तरह की आग लगाने में, इस तरह के तत्वों का, इस तरह के कट्टरवादी हिंसक तत्वों का साथ दे करके वो देश विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं। ये भी देखने वाली बात है। तो इसी बीच में जहां भी इस यानी जो कि भारतीय माहौल जो इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे कुछ भारतीय भाई बहनों में जागृति आ रही है। अच्छा, इस विषय को समझाने के लिए, हाँ, तो ये असदुद्दीन ओवैसी की बात हो रही थी। तो भारतीय जनता दल ने उसके विषय में ये सोच रखा, ये अक्सर मैंने उसके प्रति ये परसेप्शन था कि ठीक है, कोई बात नहीं है, यदि हमारे इस्लाम आस्था वाले, यदि हमारे भारतीय समाज के एक तबका है हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज, यदि उसके उत्थान की बात करता है, उसके कल्याण की बात करता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कम से कम भारतीय जनता दल का कुछ काम ही उसका हल्का हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, वो उत्थान के लिए नहीं करता। उसका चरित्र जो है कुछ घटनाओं से वो देश जान ले। तालिबान, जिसके विषय में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज ही खुद का कह रहा है कि भाई कि हमको तालिबान से क्या मतलब, और चूंकि पूरा देश जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की देशभक्ति पर नाच करता है। लेकिन इसकी जो गतिविधि है असदुद्दीन ओवैसी की, वो जो प्रतिष्ठा मिलनी, जो प्रतिष्ठा के माने वो इनका कर्तव्य तो है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का कर्तव्य बिल्कुल है देशभक्ति का, लेकिन और इसके अनुसार उनको प्रतिष्ठा जो वो मिलनी भी चाहिए। कुछ कट्टरवादी तत्व जो है
वो अपने वो भी भारत विरोधी गतिविधि चलाते हैं। उन्हीं में ये उन्हें उसी की आग में असदुद्दीन ओवैसी की गतिविधि वो आग लगाती है और घी डालती है कि जब वो तालिबान कब्जा करता है अफगानिस्तान के ऊपर तो ये केक काटता है। बताइए इससे क्या है? यह पूरे के पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के उस प्रतिष्ठा को कोई आघात, उनकी प्रतिष्ठा को, उनके सम्मान में आघात जो है ये पहुंचाने का काम करता है ये गद्दार असदुद्दीन ओवैसी। हर वक्त ये अपने को वकील कहता है। हमको तो मैंने उसकी बुद्धि पर तरस आता है और कहता है कि हमको हिस्सा चाहिए। अरे देश के उत्थान की बात करो, भारतीय संविधान की बात करो। भारतीय संविधान कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। इतना होने के बाद भी तुम मुसलमान तुम कह रहे हो। और भारतीय समाज को कमजोर करने का मंसूबा सिर्फ जो है चीन का है और चीन के पैसों पर ये एजेंडा चलाने वाले जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी और वाम दल वाले और इनके साथ चिपकने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, सबसे खतरनाक टीएमसी को सबसे पहले इस देश में नस्ल में नाबूद करना है। लेकिन जब ये भारतीय जनता दल ये सोचता है कि सबसे पहले नस्ल में नाबूद करना है, और जब भी भारतीय जनता दल को मौका मिलेगा पश्चिम बंगाल में जाकर के सभी भारतीय भाई बहनों से मिलेगा, खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से जरूर मिलेगा कि ये जो कलंक है इस देश की दुश्मन, इस देश की शत्रु, इस टीएमसी को मिटाना है। लेकिन ये भावना तो और ये जरूरी है, लेकिन मोदी जी बराबर उसको प्रश्रय दे रहे हैं। हर वक्त जो है देश विरोधी हरकतों में हिंसा और माफिया गुंडागर्दी करती है, लेकिन मोदी जी उसको पालना है। यही तो मोदी जी की देश के खिलाफ गद्दारी है उनकी, यही गद्दारी बीजेपी वालों की और मोदी जी की। तो ये जो है तो देश में नफरत फैला करके हमारे भारतीय समाज को कमजोर रखना, देश को कमजोर करना, ये एजेंडा इसमें चीन का चल रहा है। और चीन ने जो पैसे दे करके इसे जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस और वाम दलों के द्वारा ये करवा रहा है, चीन करवा रहा है। उसी एजेंडे को दूसरे रूप में ये असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमान बोल करके, और सबसे बड़ी बात है कि आज तक पता नहीं वो जानता है कि नहीं कि हमारे देश में रहने वाले न तो कोई हिंदू है न तो कोई मुसलमान है, सभी लोग भारतीय हैं। आज तक उसकी जबान पर नहीं आया। और इतना ही नहीं, उसके लोग जब भारतीय अवाम ताकत दल से मैंने बात करने आते हैं, बोलते हैं कि हम दबे कुचले हैं। कितना झूठ वाली बात। तुम जो है जोर से तुम अपना हिस्सा मांग रहे हो और इस समाज को बांट रहे हो, और वकील अपने को वकील कहने के बाद भी जो है भारतीय संविधान की भावनाओं का उल्लंघन कर रहे हो, उसकी हत्या कर रहे हो, और ऊपर से कहते हो कि हम वो दबे कुचले हैं। इसके लिए कि अंग्रेजी का शब्द है ग्रावामिन पॉलिटिक्स। ग्रावामिन पॉलिटिक्स में होता है कि अपने को कमजोर दिखा करके दादागिरी करना। इसके लिए एक शब्द है, वो अंग्रेजी में मुहावरा है। तो ग्रावामिन ये पॉलिटिक्स करता है असदुद्दीन ओवैसी। अपने उसके लोग जो है कहते हैं कि हम जो है दबे कुचले हैं, उसकी करतूत है पूरी हैंकड़ी वाली। इस बात के दौरान वो बात जो आवश्यक जो साझा करनी है आप लोगों के साथ, तो पीलीभीत एक जिला है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें कुछ ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये सुना गया है या साथ मैंने फेसबुक वगैरह पर देखा गया है,
वो कह रहे हैं कि भाई हमको तो अब जो है ये मंदिर मस्जिद और गीता रामायण कुरान के पचड़े में नहीं पड़ना है, अब हमको देश की सोचना है। इसके जो है ये बात जो है बहुत ही मार्मिक है। सबको मंदिर कहीं नहीं जा रहा है, मस्जिद भी कहीं नहीं जा रहा, आपका पंथ भी कहीं नहीं जा रहा। देश की सोचिए, देश मजबूत रहेगा, महफूज रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा और आपकी इज्जत, आपकी पहचान जो है भारतीय बनने में है। संकीर्णता में फंसे रहने की जरूरत नहीं है कि हिंदू हैं और ये सब सिखाते हैं हिंदू नहीं, हम गर्व से कहो हिंदू हैं। देखिए, गर्व से हम ठाकुर हैं, गर्व से हम ब्राह्मण हैं, चुर्की वाले ब्राह्मण हैं। ये सारी जो है इस तरह की यानी जो गलत, आधारहीन और समाज को, भारतीय समाज को नुकसान पहुंचाने वाली इस तरह की जो भावना है, इस तरह का जो बल देने की या इंफेसिस देने की या दम भरने की या डींग मारने की प्रवृत्ति को समाप्त करना है, उसको नष्ट में नाबूद करना है। तो जहां एक और भारतीय जनता दल देश में भारतीय एकता लाने की बात करता है, जरा देखिए ना, ये पार्टियां जीएनपीसी का तो कोई हिसाब नहीं है, वो इस देश को तोड़ने के लिए और इस देश को लूटने के लिए और सारी संस्थाओं को बंधक बनाने के लिए और हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को नारकीय जीवन देने के लिए, उनको छलने के लिए, उनसे छल कपट करने के लिए, यही उसकी फितरत है। लेकिन ये सच्चाई यही है। लेकिन ये मोदी जी जानते हुए भी बीजेपी वाले उनको विरोध पक्ष की पार्टी मानते हैं, राहुल को विरोध पक्ष का वो मानते हैं। यही तो मोदी जी की इस देश के खिलाफ गद्दारी है। राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके देश की दुश्मन ताकतों की रक्षा करना, बचाना सिर्फ जो है चुनाव के लिए। चुनाव उनका इरादा यह है कि जेएनपीसी जिंदा रहेगी तभी दिखाएंगे भाई जेएनपीसी से बेहतर है और जो है उनको वोट मिलता रहेगा। और यही नहीं, मोदी महोदय इस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को इस तरह से सुविधाएं दिए हुए हैं कि शायद वो सब सत्ता में रहते तब भी उनको मुहैया नहीं हो पाता। इस तरह से वो सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधा तो है ही, लेकिन ये जो झूठ और अफवाह, देश के जितने भी शातिर किस्म के अपराधी होते हैं और उच्च कोट के अपराधी होते हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार होता है झूठ और अफवाह। और झूठ और अफवाह पर कोई रोक ना हो, कोई लगाम ना हो, बेलगाम, अनब्राइडल्ड ये सब बोलते रहते हैं। हर वक्त जो है कभी बोलते हैं कि वो चीन घुस गया हिमाचल में, चीन घुस गया उत्तराखंड में, चीन सब ले गया, ये बोलते रहते हैं हमसे देश विरोधी बातें। जबकि ये देश को जानना चाहिए और इस गद्दार राहुल गांधी को भी जानना चाहिए कि चीन को घुसाया था उसके बाप के नाना ने। उसके बाप का नाना जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है, उसने घुसाया था चीन को। तो वो गद्दार राहुल गांधी ये जान ले उसके बाप का नाना जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था, वो जिम्मेदार है चीन को अपने देश में घुसाने का। और अब तक ये सब झूठ बोलते रहे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, हमारा ही कारण जो है अंग्रेज भागे, हमने आज़ादी ली। सब झूठा बताया गया, अभी सब झूठ। अब ये पहली बार इनके झूठ का पर्दाफाश माने होना शुरू हुआ है, जनता में कुछ जानकारी बढ़ी है। तो अब इनकी कुछ संभावित बातों को लेकर के थोड़ी वो बेचैनी बढ़ी है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कैसे भुना रही है, जरा यही तो देखिए। देशभक्ति के नजरिए से देखेंगे तो ये बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी गद्दार है।
उसका नमूना देखिए सामने ना। ये योगी आदित्यनाथ जो है ये जिन्ना 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 ये वो रट रहा है। योगी आदित्यनाथ ये बताए कि क्या जवाहरलाल नेहरू जो है जिन्ना से कम वो खतरनाक थे? ये योगी आदित्यनाथ बताए, बिल्कुल बताए। जिम्मेदारी बनती है कि जिन्ना साहब होते या अंबेडकर साहब होते या कोई होता तो क्या जो है अपने देश का या लद्दाख का 42,000 वर्ग मील जो है उसको वो देता अब अपने दुश्मन चीन को? ये जवाब इसको देना पड़ेगा। ये जवाब योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा। जिन्ना का नाम लेकर के जो है माने कि नेहरू के पापों को छिपाना, ये सबसे बड़ी गद्दारी कर रहा है योगी आदित्यनाथ। अब जिन्ना साहब के विषय में भारतीय अवाम ताकत दल को कोई विशेष नहीं कहना है। जिन्ना साहब का यह था कि जिसमें ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जो है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू सिर्फ जो है अंग्रेजों से सत्ता जो है सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिले, इसी की साजिश कर रहे थे। पूरी कांग्रेस को इन सब ने जकड़ लिया था, जबकि एक भी कांग्रेसी इस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में नहीं था। एक भी कांग्रेसी इस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में नहीं था सिवाय उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के। और मोहनदास करमचंद गांधी भी उस समय कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। तो एक भी कांग्रेसी जिसके पक्ष में न हो उस और अधिकांश हमारे उसमें भारत की आवाम भी जो है नेहरू के पक्ष में नहीं थी, बल्कि जिन्ना साहब के पक्ष में थी। ऐसे अभिशाप को जवाहरलाल नेहरू को ये थोपा गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी। तो जब उसने पूरी कांग्रेस को दबोच लिया तो ये जो है जिन्ना साहब से को देखा नहीं गया, ये इस तरह की साजिश। तो उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया। भारतीय ताकत दल ने कई बार बताया कि यही जिन्ना की सबसे बड़ी भूल कह लीजिए, गलती कह लीजिए कि जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दावा ठोका था तो वो भारत के एक टुकड़े पर वो कैसे जो है माने चुप हो गए। ये उनका सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा उन्होंने ठोका था। उनके मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेसियों को पत्र लिखा था कि भाई कि जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है। वो पत्र जो है सार्वजनिक होकर के पूरे देश में फैल गया था। इसलिए आम जनता भी कह रही थी कि यदि देश को बंटने से बचाना है तो जिन्ना साहब को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए कि उनको बोन टीबी हुई है और कुछ वक्त के वो मेहमान है। तो जो है तो जिन्ना साहब का यही था। और यही नहीं, जब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की बात कही थी तो डायरेक्ट एक्शन जो है इन कांग्रेसियों के खिलाफ था। तो ये कांग्रेसी तो इतने शातिर हैं और जो वास्तव में माने शातिर अपराधियों का गिरोह है कि उस डायरेक्ट एक्शन को कुछ और भी जो शरारती तत्व हैं। और देखिए इस्लाम आस्था में, मैं ये बार इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इस्लाम आस्था वाले तबके माने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो ये उपद्रवित तत्व हैं, हिंसक तत्व हैं, वो इसी जीएनपीसी के ही जो है एजेंट हैं। उसके लिए कभी भी दुर्भावना मत पालिए, अपने पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। बस यही मानिए कि वो तत्व जो है इसी जीएनपीसी के एजेंट हैं। जीएनपीसी के भी हैं तो बाद में तो और भी जो पार्टियां आई, चाहे टीएमसी आई, समाजवादी पार्टी आई, आरजेडी आई, इसके वो
इसी द्वारा हम पाले जाने वाले और इस्तेमाल किए जाने वाले तत्व हैं। तो ये बहुत बड़ी भूल होगी कि उनके लिए जो है पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई समाज को के विषय में इस तरह की भावना लाइए या इस तरह का कोई ख्याल या विचार या बनाइए। तो डायरेक्ट एक्शन जो इन्होंने दिया था, मैंने जब इस तरह की साजिश सब कर रहे थे, कौन सी साजिश कि वो नेहरू जिसके पक्ष में जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, जिसके पक्ष में अधिकांश जनता वो खिलाफ थी और हमारे देश की जनता इस पक्ष में थी कि भाई कम से कम जिन्ना साहब जो है प्रधानमंत्री यदि बन जाए तो देश जो बटेगा नहीं। और ये तो कई बार बताया गया कि क्या नाटक किया इसने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। एक और जनता से कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हमारे देश की जनता उसके इस कथन पर विश्वास किया, भरोसा किया कि भाई ये बुढ़ा थोड़ा जिद्दी है। जब ये कह रहा है कि पाकिस्तान इसकी लाश पर बनेगा तो वैसा ही करेगा, इसके लिए अभियान चलाएगा, आंदोलन चलाएगा, प्रोटेस्ट करेगा, एजिटेशन करेगा, धरने पर बैठ जाएगा, आमरण अनशन कर देगा, जान भी दे देगा। लेकिन जो कह रहा है कि पाकिस्तान इसकी लाश पर बनेगा तो ये पाकिस्तान बनने नहीं देगा, देश को बढ़ने नहीं देगा। इस तरह का भरोसा देश के लोगों ने किया। लेकिन किसी को क्या मालूम कि एक ओर तो ये नाटक कर रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, दूसरी ओर जो है कांग्रेस की कार्यसमिति को दबाव लेकर के भारत को बांटने का ही प्रस्ताव जो है वो पास करवा रहा है। यार देखिए, एक और ये गद्दार और धोखेबाज मोहनदास करमचंद गांधी जनता के सामने कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और दूसरी ओर कांग्रेस की जो है कार्यसमिति जो कि भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थी, वो कलंक जो है अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं थी कांग्रेस की कार्यसमिति या कांग्रेस, लेकिन उसको भी दबाव देकर के और क्या क्या उसने वो जो है कुतर्क दिया। खैर यानी उन कुतर्कों का माने हम वर्णन करें तो हमारे जो साधारण हमारे जो आम भारतीय भाई बहन है शायद उनको समझने में दिक्कत हो, लेकिन दबाव में तमाम यानी जो है तमाम यानी कुतर्क देकर के दबाव में लेकर के भारत को बांटने का प्रस्ताव ये कांग्रेस से पास करवाया। तो देश के विश्वास को तोड़ा। तो ये विश्वासघाती है ये मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, और उसको ये बनाया गया कि ये राष्ट्रपिता है। ये समाज, ये हमारे भारतीय समाज के लिए छल है कि जो इतना बड़ा विश्वासघात कर रहा है, कह रहा है कि माने पाकिस्तान मेरी लाश में बनेगा, और उधर जो है साजिश करके दबाव में लेकर के कांग्रेस को भारत को बांटने का प्रस्ताव जो है वो पास करवा रहा है। हमारे देश के लोग और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, कितने लोग जानते हैं कि इस देश को बांटने का प्रस्ताव खुद कांग्रेस के द्वारा पारित किया हुआ है। और देश के लोग सवाल करें, इस जीएनपीसी से भी करें, इस समाजवादियों से भी करें, इस बीजेपी वालों से करें कि आज तक उन्होंने क्यों नहीं कहा कि देश को बांटने वाला नेहरू है। देश को बांटने वाला गद्दार नेहरू है, गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। क्यों ये समाजवादी पार्टी के लोग, क्यों बीजेपी के लोग, क्यों टीएमसी के लोग, क्यों एनसीपी के लोग, सारी पार्टियां जो है इसको राष्ट्रपिता के रूप में अभी भी पूज रही हैं, इस विश्वासघाती को। इस सवाल जिसने खुद दबाव में लेकर के देश बांटने का प्रस्ताव भी पास करवाया, और वो झूठ बोला कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और जो है वो पाकिस्तान भी इसने बनवाया। तो
देश के लोग समझे कि कितना बड़ा ये धोखेबाज भी था, विश्वासघाती भी था। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, और क्यों जो है अभी भी राष्ट्रपिता के रूप में जो है ये सारी पार्टियां वो कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग इन बातों को न करके, अरे मुलायम सिंह था ना, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री था, वो लोकसभा में कह रहा है कि जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारी खुद की जमीन 42,000 वर्ग मील जो है जिसमें चीन के हाथों थमा दिया, उसको ये मुलायम सिंह कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। अरे भाई तुमसे कहाँ गलती हो गई? तुम यानी क्यों बचा तुम क्यों बचा रहे हो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को? ऐसे सब बचाते हैं। और इसी स्टाइल में जी न्यूज वाला भी जितनी भी गद्दारी इसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को दिया, नेपाल को मिलने नहीं दिया, और कोकोद्वीप को दिया, और जो है हिंदी चीनी भाई को, बस हमसे गलती हुई। एक बहुत बड़ा जुमला, एक ढाल के रूप में ये सब जो देश के गद्दार, और देश के गद्दार अब इनको भी कहा जाएगा, मुलायम सिंह को, जो भी देश के गद्दारों की रक्षा करे, उनको बचाए, वो भी देश का गद्दार है। तो कहने का मतलब ये जेएनपीसी से बढ़ करके पूरे इतिहास में कोई गद्दार नहीं है। हालांकि जेएनपीसी वाले आकर के धमकी देते हैं, गुंडा मवालियों और दादाओं की तरह, माफियाओं की तरह, लेकिन देश जाने आकर के धमकी देते हैं कि हम जो है वो यूट्यूब के माध्यम से न कहें। लेकिन सवाल इस बात का है कि तुम लोगों ने बहुत कुछ जो है इस देश के साथ गद्दारी की है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहलवाया है, हमारे अशफाकुल्ला और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को क्रांतिकारी आतंकवादी कहलवाया है। भारतीय जनता का दल वो सारी करतूत को जानता है, आपकी अपने देशवासियों को बता रहा है। और ऐसी ही जेएनपीसी को ये मोदी जो ये बचा रहे हैं। लेकिन मोदी जी को जानना चाहिए कि वो वक्त जरूर आएगा कि इन गद्दारों को बचाते हुए जो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी, ये देश हिसाब लेगा। और जो योगी महोदय हैं, ये मैं देख रहा हूं कि उनके तमाम स्वभाव में जिन्ना ये बताएं कि जो है ये जो है जो इतनी बड़ी गद्दारी किया इसने, जवाहरलाल नेहरू ने देश को बांटा, एक पाकिस्तान बनवाया, पाकिस्तान, और कैसा पाकिस्तान जो कि पड़ोसी की तरह रहने के लिए नहीं, बल्कि भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के गोद में बैठ करके हमेशा भारत पर चाकू चलाने वाला। काफी समय तक जो है यूरोप और अमेरिका की गोद में बैठ करके हमेशा भारत के खिलाफ जो है चाकू चलाया। अब जब उधर से काम इसका नहीं बना, अब वो चीन की गोद में बैठ करके भारत पर जो है चाकू चलाने का वो षड्यंत्र कर रहा है। तो ऐसे पाकिस्तान को जो है वो बनवाया किसने? जेएनपीसी का घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए प्रधानमंत्री पद, और जिसके पक्ष में कोई नहीं था, न तो कांग्रेस में था और जनता में नहीं थी। लेकिन देखिए, जिसके समर्थन में एक भी वो सदस्य न हो, उसको ये बिठा रहा है। और देखिए, और शायद दुर्गादास की एक किताब है, तो दुर्गादास ने इंटरव्यू में पूछा था इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से कि आपने
इतना बड़ा षड्यंत्र करके इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनवाया? तब ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जवाब दे रहा है कि ही इज द लास्ट इंग्लिश मैन। हम लोग इंग्लिश मैन को भगाने के लिए हमारे शहीद हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे अशफाकुल्लाह, हमारे जो है वो चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जान दे रहे हैं। उसी इंग्लिश मैन को बिठाने के लिए फिर ये गद्दारी किया। इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। आप लोग कहते होंगे कि ये बार बार गद्दार कह रहे हैं, लेकिन गद्दार के अलावा कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन इनकी करतूत, जो गद्दार जो शब्द बना है, उसको ये बौना करते हैं। मैंने इतनी खतरनाक यानी देश विरोधी, भारत विरोधी इनकी हरकतें हैं। तो गद्दार शब्द से मुझे जो है वो संबोधित करने की मजबूरी है, मानता हूं। लेकिन इन सबों की गद्दारी जो और पूरे इतिहास में और भी देश जो है मैंने जो औपनिवेशिक शासन था अंग्रेजों का, आजाद हुए हैं। तो अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका ने बिल्कुल भगा दिया वो अंग्रेजों को, और उन्होंने अपनी व्यवस्था लागू की। लेकिन ये सब जो है माउंटबेटन से हर एक वो निर्देश देते लेते। अरे जब जम्मू कश्मीर में हमारी सेना गई जो है वो पाकिस्तानी सेना को भगाने के लिए, ये जो है अब ये तथ्य भी आ रहा है कि माउंटबेटन की जो पत्नी थी पामेला एडमिनो बेटन, वो उसके कहने पर या अंग्रेजों ने उसे कहलवाया या इंग्लैंड के लोगों ने कहलवाया, तो ये नेहरू के द्वारा जो है कश्मीर का मुद्दा जो कि सरदार पटेल देख रहे थे, उसको जो है ये अपने हाथ में लेकर के तुरंत जो है हमारी जीती हुई सेना, हमारी सेना जो है वो पाकिस्तानी सेना को जम्मू कश्मीर से जो कि कबीलियों के भेष में आए थे, वो खदेड़ करके वो पाकिस्तान को खाली करवा रही थी। ये जो है मैंने एक तरफा अपनी सेना पर, अपनी भारतीय सेना पर इसने युद्ध विराम या सीज़फायर इसने थोप दिया। बताइए, यदि हमारी भारतीय सेना को 10-15 दिन और मिल गया होता, पूरे कश्मीर से हमारी भारतीय सेना जो है वो भगा दी होती। पीओके का नामो निशान तक नहीं रहता। ये पीओके या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि कश्मीर समस्या का नासूर बना हुआ है, वो होता ही नहीं, अंतहीन होता उसका अंत रहता, अस्तित्व में नहीं आता। उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी को, देश को जानना बहुत जरूरी है। और उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू को की पूजा आराधना कर रहे हैं हमारे मोदी महोदय। तो ऐसे बीजेपी को एक पल भी, ऐसे मोदी महोदय को एक पल भी, और ये योगी महोदय, पहले नेहरू की गद्दारियों के विषय में बताओ और तब बात करो जिन्ना की। योगी, देश ये पूछेगा तुमसे कि नेहरू की गद्दारी के विषय में क्यों वो गेंडुली मार के बैठे हो, ऐसे सिर्फ जिन्ना कर रहे हो। और ये योगी तो इतना नीच किस्म का है, बिल्कुल मैं कहूंगा, इसलिए नीच, इसके मन में इतनी दुर्भावना भरी हुई है। किसी को बोलता है कि अब्बा जान, फलाने ठिकाने, जिन्ना, मतलब कि हमारे जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, ये सेकंड मेजॉरिटी के लोग हैं, उनके साथ ये भावना। खैर चलिए, ये एपिसोड में जो है वो लंबा ना होने पाया। तो भारतीयता हर कीमत पर लानी है, भारतीय माहौल हर कीमत पर लाना है। आप सभी लोग भारतीय हैं, अपने विचारों से भी सही नहीं, बल्कि विचारों के साथ साथ अपने बर्ताव से, अपने आचरण व्यवहार से पूरे माहौल में भारतीयता लाई, और एक होकर के भारतीयता का धर्म एक होकर के ईवीएम मशीन पर सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद
करके करके दिखाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।